1996, आज से 16 साल पहले। नाइनटीन 95-96 में हमारे टोटल अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं 300 करोड़। पुणे, वडगांव और नासिक के यूनिट्स 10% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। कामत साहब, पावले नायलॉन कंपनी हमारे ग्रुप की शान थी, फ्लैगशिप थी। गिरीश भैया थी, लेकिन अब नहीं है। टाइम बदल चुका है। सही कहा निशांत, वक्त तकदीर को सर के बल उलट देता है। कभी हमारे लिए जो फ्लैगशिप थी, आज वो लायबिलिटी है, बोझ है हमारे सर पर। हमारे जो ये नए यूनिट्स है ना, ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मानता हूँ कामत साहब, लेकिन हमारी नायलॉन कंपनी में 1000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। क्या कर सकते हैं गिरीश, ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना और कोरिया का नायलॉन हमारे देश में आधे भाव में बिक रहा है और उन्हें सब्सिडीज भी मिलते हैं। और हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल, इनके भाव तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। नेट बात तो ये है कि लोहा इससे ज्यादा गर्म हमें नहीं मिलेगा। हमने अभी हथौड़ा नहीं मारा तो खुद मारे जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस कंपनी को बंद करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? गिरीश, ऑप्शन होता तो हम ये डिस्कशन ही नहीं करते। कैसे बंद हो सकता है? अरे भाई, ऐसा कैसे बंद हो सकता है? अरे हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। कैसे मर जाएंगे यार? अरे हटो, क्या हुआ? मैनेजर साहब, ये क्या लिखा है और आज कंपनी के गेट क्यों नहीं खुले? देखिए, ये सूचना देखिए ना। एक मिनट, मैं देखता हूँ। आप सभी मजदूरों कामगारों को सूचित किया जाता है कि पावले नायलॉन कंपनी को अकथनीय कारणों से बंद कर दिया जा रहा है। अतः कंपनी को आप सभी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप सबकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। देखिए, कंपनी के गेट अब कभी नहीं खुलेंगे। नहीं, मालिकों को कंपनी नहीं चाहिए और कंपनी को हम नहीं चाहिए। लेकिन मैनेजर साहब, हमारा क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालिकों ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। साहब, हम लोगों ने इस कंपनी में अपने बाल सफेद किए हैं, करोड़ों कमा के दिए हैं मालिकों को। दिए थे तो गरम दिए थे, लेकिन आज हमारी कोई कीमत नहीं है। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? हमें और कोई काम आता तो नहीं, कोई और हमें नौकरी पे रखेगा भी नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे? एक जमाना था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सारे देश ने इंग्लैंड में बने कपड़ों का बहिष्कार किया था। और फिर आया 1990 का दशक। आजाद भारत ने रेडीमेड कपड़ों के ग्लोबलाइजेशन को गले लगाया और गले काटे हजारों फैक्ट्रीज और मिल्स के। मालिकों ने दूसरे बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन मजदूरों को जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका नहीं मिला। कहने को हमारा देश आर्थिक प्रगति के घोड़े पर सवार था, लेकिन दूसरी ओर हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैलगाड़ी के आगे नहीं बढ़ पाया था और आज तक नहीं बढ़ पाया है। इस देश का इकोनॉमिक बूम एक दस्तक थी कि हजारों मजदूरों की बलि चढ़ने वाली। कहां गए ये लोग? क्या हुआ इनके साथ? कुछ बिखर गए, कुछ टूट गए और कुछ खो गए। तुकाराम, अब भी खून खौलता है तुम्हारा? समय पर कोई काम नहीं होता तो मेरा खून खौलता है। ये लोग टाइम पर मेरा डब्बा नहीं तैयार करते तो मैं फैक्ट्री में टाइम पर नहीं पहुंच पाता ना। अरे इंसान है भाई, कोई फैक्ट्री की मशीन नहीं है जो हर काम टाइम पर ही करे। डब्बा लेट हो या ना हो, पर तुम्हें खाना टाइम पर ही खाना है। डॉक्टर साहब, मैं लेट पहुंचूंगा तो फैक्ट्री को नुकसान होता है। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन धागा और सूत बनाते हैं। आपकी इस पैंट और शर्ट की मटेरियल में गारंटी मेरा बनाया धागा है। अब मैं लेट पहुंचूंगा तो कैसे चलेगा? सारा देश लेट हो जाएगा ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा बनाया कपड़ा दुनिया में नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक तुकाराम भाऊ, आप बाहर बैठकर आराम कीजिए, मैं दवा लिख देता हूँ। ठीक है? बाबा, बाबा आ जाओ बाहर। क्या रे एकनाथ, मैं अपने आप से चल नहीं सकता क्या?
तुम सब लोग मुझे बीमार क्यों समझते हो? अरे नहीं बाबा, आप बीमार बिल्कुल नहीं हो। डॉक्टर साहब आता हूँ, आइए आप। बाबा बाबा तुम ही थे बस, मैं डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। एकनाथ, तुम्हारे बाबा नौकरी खोने के सदमे से अभी भी बाहर नहीं आए हैं। बाबा हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? कभी ठीक नहीं होंगे? ठीक क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। बीते हुए दिनों को भुलाकर समय के साथ चलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और दवाइयां भी लगेंगी। पिछले 14 साल से बाबा ऐसे ही हैं। मैं और मेरा भाई हमेशा ये बातें करते हैं कि हमारे दो बाबा हैं। एक हमारी यादों वाले पुराने बाबा जो एकदम नॉर्मल थे, और एक ये बाबा जो अपनी यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तुम्हारा एक भाई डिफेंस सर्विसेज में भी है ना? जी डॉक्टर साहब, वसंत आर्मी में जवान है, जम्मू में पोस्टेड है इस समय। और तुम्हारे गांव वडगांव में अभी कोई रहता है? सब रहते हैं ना। मेरी आई है, मेरी बीवी है प्रतिभा, मेरे भाई वसंत की बीवी है कावेरी, मेरी आजी अभी जिंदा है, मेरे बाबा की आई। अपने बाबा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना एकनाथ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे बाबा को पहले वाला बाबा बनाएंगे, तुम्हारे नॉर्मल बाबा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हूँ। बाबा बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा यहाँ भी नहीं है, कहाँ गए होंगे? ए नामदेव, बाबा ने बघितलं का? नहीं रे, क्या हुआ? कहाँ गए? डॉक्टर के रूम के बाहर बिठाकर 5 मिनट अंदर डॉक्टर से बात कर रहा था। बाहर आकर देखा बाबा वहाँ है ही नहीं। पर मैंने उनको बाहर निकलते भी नहीं देखा। यहीं कहीं पे होंगे, जगह अच्छे से देख। पक्का ना नामदेव? हाँ एकनाथ, पक्का। अगं प्रतिभा, कावेरी, बघा कुणाचा फोन आहे. मला बाई काय समजत नाही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देख. कोई नहीं, जेठ जी का फोन है. हेलो हेलो प्रतिभा, बाबा ने फोन ऑन किया था क्या? अहो, बाबा कैसे फोन कर सकते हैं, वो तो आपके साथ है ना. अरे बाबा को डॉक्टर के रूम के बाहर बिठाकर मैं डॉक्टर से बात करने के लिए 5 मिनट के लिए अंदर गया था। बाहर आकर देखा बाबा वहाँ ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अरे देवा, कहाँ गए होंगे, वो यहाँ तो नहीं आए. अरे बाबा वहाँ अकेले कैसे आएंगे? तू पागल हो गई है क्या? चल अभी फोन रख, मैं बाबा को ढूंढता हूँ, बाद में बात करता हूँ। रख अभी। क्या बोला एकनाथ? आई, बाबा कहीं खो गए. खो गए? अरे ये तू क्या बोल रही है प्रतिभा? उनकी ऐसी हालत में? अरे कोई मुझे भी तो कुछ बताएगा. अगर रमाबाई काय झालं, क्या हुआ मेरे तुकाराम को? वो ठीक तो है ना? बुआ जी, तुम्हें चिंता न करो, सब ठीक है. कहाँ गए होंगे ये तो?
देखना दादा, मुझे लगता है तुकाराम काका आपके कैंपस में ही कहीं गुम हो गए हैं। नहीं नवीन, मैंने पूरा कैंपस छान मारा, चप्पा चप्पा देखा, बाबा कहीं नहीं है। लेकिन वे बाहर कैसे जा सकते हैं? और सिक्योरिटी की नज़र कैसे नहीं पड़ी होगी उन पर? नवीन, 14 साल किश्तों में बिखरते रहे, तब देश को नजर नहीं आए, अब सिक्योरिटी को नजर नहीं आए होंगे। बाबा जैसे लोग इस देश में कहाँ मायने रखते हैं किसी के लिए। वसंत दादा को खबर दी आपने? हाँ, फोन किया था, ड्यूटी पर था, रात को लौटेगा। दादा अब? तुकाराम करपे, उम्र 52 साल। 2010 में उनकी मिल को बंद हुए पूरे 14 साल बीत चुके थे। नौकरी के साथ साथ वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे थे। पुणे के एक साइकियाट्रिस्ट के पास उनका इलाज चल रहा था और फिर एक दिन उसी साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक के बाहर से तुकाराम करपे गायब हो गए। उनके बेटे एकनाथ और भतीजे नवीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। तुम बेटे हो? जी सर। और हाँ, ये मेरा चचेरा भाई है नवीन, यहीं पुणे में सर्विस करता है सर। रिश्तेदारों के यहाँ पे देखा? सर नवीन के अलावा यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं रहता पुणे में, सब गांव में रहते हैं। वडगांव गुप्ता। मेरा एक छोटा भाई है वसंत, फौज में है, इस समय जम्मू में पोस्टेड है। तुमने कहा था तुम्हारे पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जी सर, कई सालों से। क्या इससे पहले ऐसे गायब हुए हैं वो? नहीं सर। देखो, भटक गए होंगे, वापस आने का रास्ता मालूम नहीं होगा। मैं यहाँ के सारे पुलिस स्टेशन और पेट्रोल टीम को अलर्ट कर देता हूँ, मिल जाने चाहिए। मेरा बेटा वसंत आ गया, वसंत आ गया। आ बेटा वसंत आ, सदा सुखी रहो। वसंत बेटा, तेरे बाबा मिल गए क्या रे? मेरा तुकाराम मिल गया क्या? कहाँ है रे तेरे बाबा? मुश्किल से 5 मिनट अंदर था डॉक्टर के साथ, उतने में बाबा बाहर गए। उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होगी। वसंत, डॉक्टर जो दवाइयां लिख के देते थे मैं सारी बाबा को देता था, एक दिन भी नहीं चूका। तुकाराम काका की दिमागी हालत जो भी है, उन्हें अपने गांव का नाम पता है, गांव पहुंचने का रास्ता पता है। घूमते घूमते कहीं गुम हो गए होंगे, लौट आएंगे। गुम हो भी गए हैं तो रास्ता ढूंढने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था नवीन। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि शायद बाबा। वसंत, नहीं कहना चाहिए तो मत कहे, और वो भी आजी और आई के सामने तो बिल्कुल नहीं। टूट जाएंगी दोनों, झेल नहीं पाएंगी। आई, भूखे रहने से क्या होने वाला? बेटा तू खाना खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। मेरा तुकाराम, उसे कौन खाना खिलाता होगा? नौकरी गई, दिल को लगा लिया, दिल ने दिमाग खराब कर दिया, औरों की तरह दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा क्या था उस फैक्ट्री में? वो फैक्ट्री डायन थी, डायन। मेरे तुकाराम को खा गए। हाय मेरा तुकाराम। रमा, रमा, 7:30 बज चुके हैं, मुझे डबा दे, मुझे लेट हो जाएगा। आले आले, देखो खाना अभी बना नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं करते, बाहर जाकर जरा ताजी हवा खाकर क्यों नहीं आते? सतिया गई क्या तू? मुझे काम पर लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज रोज तुम्हें क्यों समझाना पड़ता है ये?
और मुझे रोज रोज आपको ये क्यों बताना पड़ता है? आपकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुझे, ऐसी मनोज बात मुंह से निकाली तो। मुझे डब्बा नहीं देना है, मत दे, मैं लंच टाइम में पानी पी लूंगा, लेकिन आइंदा कभी मत कहना कि मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आपका डब्बा लाती हूँ, शांत हो जाइए। अभी लाई डब्बा। तुकाराम, सकाळी सकाळी कुठे चाललास? कहाँ जा रहा तू? आई, रोज रोज ये पूछने का क्या मतलब? सुबह सुबह आदमी कहाँ जाता है? फैक्ट्री में ही जाता है ना। मैं मेरी फैक्ट्री में जा रहा हूँ। अरे तेरी फैक्ट्री है ही नहीं, तू रोज रोज कहाँ जाता है? अरे गांव के दूसरे लोगों ने ईमानदारी से दूसरी नौकरियां ढूंढ ली है, लेकिन तू कोशिश ये नहीं करता। बंद कर ये रोज रोज का तमाशा, जाकर कुछ और ढूंढ। आई, हम सब में से सबसे ज्यादा मुश्किल दिन तूने देखे हैं, और अब ये, लेकिन तुम कमजोर नहीं पड़ सकती आई। उनका वो गुस्सा, वो चिल्लाना, वो बहकी बातें करना, उनके बिना ये सन्नाटा मेरा गला घोट देता है। तेरे बाबा को वापस आना ही होगा। मैं आई भवानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी रक्षा कर, उन्हें घर वापस आने का रास्ता दिखा दे। बेटा होने के नाते जो तुमसे बन पाया तुमने किया। तुकाराम पर जो गुजरी हम सब पर गुजरी। बेटा पहले के कुछ साल तो बहुत ही बुरे गुजरे। कई बार मैंने तुकाराम को देखा, हाथ में डब्बा लिए बैठा रहता फैक्ट्री के बाहर। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चलता रहता। गेट क्यों बंद रखा है? अरे खोल, जल्दी खोल, अंदर काम शुरू हो गया है, मुझे ड्यूटी पर जाना है। तुकाराम भाऊ, रहने दो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे सायरन की आवाज नहीं सुनाई दे रही तुझे? खोल खोल, जल्दी खोल, मुझे अंदर रख के मशीन शुरू कर दी है। यहाँ पिछले 7 साल से कोई सायरन नहीं बजा है मेरे भाई। लगता है अंदर की मशीनों की तरह तुम्हारे दिमाग में भी जंग चढ़ गया है। जाओ कोई दूसरा काम धंधा ढूंढो, ये यहाँ का किस्सा खत्म है। चलिए तुकाराम भाऊ, चलिए। तुकाराम, ये तो करे। अरे मेरे साथ काम करेगा? अरे मुश्किल नहीं है, 2-4 दिन में सीख जाएगा। ये शर्ट तूने कहाँ से खरीदी? गांव में नई दुकान खुली है, वहां से खरीदी। तो तूने भी तैयार माल लिया? देख तुकाराम, तैयार माल सस्ता मिलता है और सारा जमाना पहनता है। मैं जमाने के साथ चलता हूँ, तू कभी समझना नहीं। कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठेगा? देख तुकाराम, तुझे काम की गरज है, काम को तेरी गरज नहीं है। बदल रहे अपने आप को, अपनी सोच को। गोपाल, पूरे 18 साल मैंने इस कंपनी में कपड़ा बनाया है। हर महीने तनख्वाह हाथ आती थी ना, तो मेरा सीना फूल जाता था। अब भी बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है रे। तुकाराम, हमें मालिकों से काफी पैसे लेने हैं, वो भी हमारे हक के पैसे। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना वक्त निकल जाएगा। बड़े लोग हैं वो, 4 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं, लेकिन हमें तो रोज कमाना है और बच्चों को खिलाना है। इसलिए बोल रहा हूँ, चल मेरे साथ, कोई नया काम सीख ले। असलियत को तो कभी समझ ही नहीं पाया बेचारा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे बाबा को वो सही सलामत घर पहुंचा दे।
हेलो जी हाँ, मैं एकनाथ बोल रहा हूँ। बस जी मैं 2 घंटे में पहुँचता हूँ। सर मैं आ ही गया समझो। कोई खबर? बनवारी पुलिस स्टेशन से फोन था। क्या बोले? तो करम काका मिल गए? उन्होंने तुरंत बुलाया है। चलो कोई अच्छी खबर ही होगी। अच्छा काका चलते हैं हम। चल। ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पे हमने तुम्हारे बाबा को नहीं ढूंढा। दरअसल मैंने गौर किया है कि महाराष्ट्र में कई ऐसे गांव हैं जिनका नाम वडगांव है, इसलिए तुम्हारे बाबा की तस्वीर हमने उन सारे गांवों में भेज दी है। फिर बाबा की कोई खबर मिल गई आपको? चलो मेरे साथ। एकनाथ, मैंने तुम्हें फोन पे नहीं बताया था, पर तुम्हारे पिताजी की उम्र और हुलिये से मिलती जुलती ये कुछ लावारिस लाशें हमें पुणे और उसके आसपास मिली थी। लाशें काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, फिर भी चाहो तो पहचान कर सकते हो। से मेरे बाबा कोई नहीं है। हम ढूंढते रहेंगे एकनाथ, पर एक बात समझ लो, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उम्मीद उतनी ही कम होती जाएगी। जी सर, मैं समझता हूँ। एकनाथ दादा, मुझे कल लौटना होगा, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मुझे भी वसंत। वसंत दादा, एकनाथ दादा, आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करिए। मेरे पास थोड़ा टाइम है इधर, मैं पुलिस वालों के टच में रहूँगा। थैंक यू नवीन। सुखी रहना, संभाल के रहना। देख आई, दिल मजबूत कर, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल मत बोलना। थोड़ी बहुत उम्मीद पर जिंदा है हम, उसे मत चिढ़ना। उम्मीद रखनी चाहिए, मगर अपने आप को संभालते हुए रखनी चाहिए। आई, आप दोनों चिंता मत करिए, हम आई और आजी को संभाल लेंगे। अच्छा आई, चलते हैं, ख्याल रख। आज 1 साल हो गया है। आज कुछ होगा। क्या है? आज कुछ हो चुका है। क्या है? मेरा तुकाराम चला गया, मेरा तुका मर गया, अब वो कभी नहीं आएगा। मेरा तुकाराम मर गया। हाय, चुप हो जाओ। मेरा तुकाराम।
तुकाराम करपे को गायब हुए 1.5 साल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो तुकाराम हवा हो गया हो, नहीं सा हो गया हो। इस बात का भी शक था कि शायद तुकाराम की मृत्यु हो चुकी है। और फिर अचानक अगस्त 2011 में तुकाराम करपे के बारे में खबर आई। आई चलना हमारे साथ, बहुत अच्छा क्वार्टर मिला है आपकी बार। नहीं एकनाथ, मैं यहीं रहूंगी। आई कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, फिर थोड़े दिन वसंत के यहाँ रह लेना, तेरे लिए भी थोड़ा अलग हो जाएगा। आई मेरा यहाँ रहना जरूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब बाबा लौट के आ सकते हैं? आई आना होता तो अब तक आ गए होते। 1.5 साल बीत गए हैं। आई कहाँ गए होंगे तेरे बाबा? एकनाथ, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। तेरे बाबा शायद, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। और अगर मान भी लिया ना तो तेरी आजी का कौन मनाएगा? ठीक है आई, जैसा तुझे सही लगे। मैं आज दोपहर में वापस जाऊंगा और वही प्रतिभा मेरे साथ जाएगी कुछ दिन के लिए। हाँ जी, चलते हैं। सदा सुखी रहो, संभाल के जाना। अरे एकनाथ, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? यहाँ गांव में? हाँ। मेरी चिट्ठी देख लो। अमृतसर से चिट्ठी है। एकनाथ जी, मेरा नाम पंकज कालरा है। मैं शेरे पंजाब न्यूज़पेपर में पत्रकार हूँ। मुझे हाल में ही खबर मिली है कि लाहौर पाकिस्तान में सेंट्रल जेल है, जहाँ एक कैदी का नाम तुकाराम करपे है। काय झालं हो? काय रे एकनाथ, किसकी चिट्ठी है? बोलना रे, पढ़ना, चिट्ठी में क्या लिखा है? एकनाथ जी, मेरा नाम पंकज कालरा है। मैं शेरे पंजाब न्यूज़पेपर में पत्रकार हूँ। मुझे हाल ही में खबर मिली है कि लाहौर पाकिस्तान में एक सेंट्रल जेल है, जहाँ एक कैदी का नाम तुकाराम करपे है। उन्होंने तुम्हारे नाम एक चिट्ठी भेजी है, जो मैं इस चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है। मेरा नंबर है 9769। आपका पंकज कालरा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? किसकी खबर आई है? तुम सब चुप क्यों हो? आजी, बाबा की चिट्ठी आई है। क्या? मेरे तुकाराम की चिट्ठी आई है? तेरे बाबा की चिट्ठी आई है? पढ़ना, क्या लिखा है? पढ़। बेटा एकनाथ, तुम सब कैसे हो? मैं यहाँ पाकिस्तान लाहौर के एक जेल में हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कब और कैसे पहुँचा, लेकिन लगता है बहुत दिन हो चुके हैं। ये लोग मुझे खाना वाना देते तो है, पर मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे सर में दर्द होते रहता है। मुझे अपने गांव और घर का पता भी ठीक तरह से याद नहीं है। जितना याद था लिख दिया। मुझे यहाँ से ले जा बेटा। मैंने इन लोगों को कई बार बताया, मैं पावले नायलॉन कंपनी में काम करता हूँ, पर ये लोगों को मेरी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बेटा, कंपनी के मैनेजर से जल्दी जाकर कह दे, मैं बहुत जल्द ड्यूटी पर लौटूंगा, नहीं तो खामखा मेरी सभी छुट्टियां काट देंगे, तनख्वाह भी काटेंगे, और ऊपर से मेरे बिना मेरा डिपार्टमेंट नुकसान में जाएगा ना। बेटा, मुझे घर का पता अच्छे साफ अक्षर में लिख भेज। मुझे घर आना है बेटा, काम पर जाना है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। हेलो, नमस्ते। आप पंकज कालरा जी बोल रहे हैं?
जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? पंकज जी, मैं एकनाथ करपे, वडगांव गुप्ता गांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। मेरी चिट्ठी मिली आपको? जी पंकज जी। पंकज जी, मुझे मेरे बाबा को वापस लाना है। देखो एकनाथ, लाहौर जेल में हमारे अमृतसर का एक कैदी था सतनाम सिंह, जो भी 21 अगस्त को ही रिहा हुआ है। वही तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी लाया था। गलती से गया सी, रिश्तेदारों से मिलने अटारी गया था। स्टेशन से अमृतसर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में बैठना था जी मुझे, और गलती से मैं लाहौर जाने वाली बोगी में बैठ गया जी, धर लिया वहीं। अच्छा, ये कब की बात है? जी लगभग 3 साल हो गए जी। उत्थे लाहौर जेल में एक हिंदुस्तानी कैदी है, बुढ़ा आदमी है जी। उस बंदे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस बंदे ने अपने बेटे वास्ते एक चिट्ठी दी है जी। वो कहीं महाराष्ट्र में रहता है। तुसी वो चिट्ठी उसके बेटे तक पहुंचा दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चिट्ठी साथ लाए? हाँ जी, हेलो जी। तो इस तरह वो चिट्ठी मुझे मिली एकनाथ। पंकज जी, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। क्या आप मुझे सतनाम सिंह से मिलवा सकते हैं? अगर आप अमृतसर आ सकते हैं तो मैं आपकी सतनाम सिंह के साथ मीटिंग करवा दूंगा। शुक्रिया, बहुत मदद होगी आपकी पंकज जी। एकनाथ, मेरे कुछ और कॉन्टेक्ट्स भी हैं, शायद तुम्हारे किसी काम आए। मुझसे जितना हो सकेगा तुम्हारे बाबा को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया पंकज जी, मैं बहुत जल्द आऊंगा। आई आजी, अब रोना बंद कर दो। अब अच्छे दिन आए हैं, मैं बाबा को वापस लाकर रहूंगा। एक ओंकार सतनाम। मैं वहाँ 3 साल था। फिर अगस्त 2010 में तुकाराम पाजी को मेरे सेल में डाला गया। अगस्त 2010? लेकिन बाबा तो जनवरी 2010 में गायब हुए थे। जी मुझे इतना याद है कि तुकाराम पाजी अगस्त में मेरे सेल में आए। अब उसके पहले कहाँ थे वो मैं नहीं जानता। कभी उन्होंने कुछ बताया? क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या घर वालों को याद करते थे वो ज़रा दिमागी तौर पे बीमार थे। 1996 में उनकी फैक्ट्री बंद जो पड़ी, फिर उसके बाद। हाँ ये बात तो सही है। तुकाराम पाजी का वो थोड़ा मेंटल वाला चक्कर तो था। कई दफ़ा हमने उनसे बात करने की कोशिश भी करी। ओ तुकाराम पाजी की हाल है? बड़े थके थके लग रहे हो। अरे सतनाम, मजदूर आदमी कभी थकता नहीं। ये लोग समझते नहीं यार। मैंने उनसे कहा ये क्या पेड़ पौधे वाला काम थमा दिया? कपड़े की मिल है तुम्हारे तो बताओ, वहाँ क्या कमाल दिखाता हूँ मैं। देखो सब मशीन आती है मुझे। धागा और सूत तो मेरी खासियत है। अच्छा तुकाराम पाजी ये बताओ कि तुसी हो कहाँ से? कहाँ से हो?
एकनाथ को क्यों नहीं पूछते? उसे पता है मैं कहाँ से हूँ। ये एकनाथ कौन है पाजी? अरे एकनाथ को नहीं जानते तुम? मेरा बड़ा बेटा सोना है, सोना। अच्छा पाजी, ये बताओ परिवार में और कौन कौन है? चलो कोई गल नहीं, ये बताओ तुसी यहाँ आए कैसे? ये लोग मुझे दवाइयाँ क्यों नहीं देते? बहुत दिन हुए मैंने एक भी गोली नहीं खाई। पाजी, तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर? हाँ, मेरा बेटा एकनाथ मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था। उसे सारी दवाइयाँ पता है। ये लोग उसी क्यों नहीं पूछते? डॉक्टर ने मुझे कहा था गोली मत बंद करना तुकाराम। ओ जी, अलग अलग दिन अलग अलग बातें याद आती उन्हें, छोटी छोटी बातें। पूरे जोश के साथ सारी बातें मुझे बताते, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुकाराम पाजी की कोर्ट में जब भी पेशगी होती तो बिल्कुल चुप। लाहौर में एक एडवोकेट है नदीम सिद्दीकी, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। वही आपके बाबा का केस लाहौर हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। उस केस की सारी डिटेल्स मेरे पास भी हैं। ऐसा क्या केस लड़ा जा रहा है पंकज जी? मेरे बाबा कोई क्रिमिनल थोड़े ही हैं। उन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। वो तो बस हालात ने उनका दिमाग थोड़ा सा घायल कर दिया था। तुम्हारे बाबा उस पार हैं, पाकिस्तान में। गलती से कई लोग एक दूसरे के मुल्कों में चले जाते हैं। अब तुम्हारे बाबा की क्या कहानी है ये तो वही बता सकते हैं। उनसे कुछ पूछना या जानना समझो बिल्कुल नामुमकिन है पंकज भाई। पूरे साल में एक बार, सिर्फ एक बार, अप्रैल या मई की बात है, एक ठीक बंदे की तरह बोले, आप सबको भी याद किया। वो तो ये तक बता रहे थे कि उनका गांव कहाँ था, और फिर मेरी रिहाई के ठीक 3 दिन पहले इतने आराम से क्यों खाना खा रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो, सायरन बज चुका है। ड्यूटी पर जाने का समय हो गया। मशीन हमारा इंतजार कर रही है। चलो जल्दी जल्दी आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। अरे यार खोलो खोलो। अरे सायरन बज चुकी है, मुझे मशीन शुरू कर दी है। कोई फैक्ट्री नहीं है, चल उधर, बंद कर दूंगा अंदर। अरे ओ तुकाराम पाजी, ओ की बात है, वो यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार सतनाम, मुझे फैक्ट्री के अंदर जाना है। ये लोग जाने ही नहीं देते। मुझे मशीनें शुरू कर दी है। फैक्ट्री? हाँ, पावले नायलॉन कंपनी। ये एक ही तो फैक्ट्री है हमारे गांव में। मुझे घर की बहुत याद आती है सतनाम। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ सब कैसे होंगे? हिम्मत रखो पाजी, हिम्मत। और तुम्हारा केस भी तो कोर्ट में दाखिल हुआ है। वकील साहब ने मुझे बताया कि 2-4 महीनों में मेरी रिहाई हो सकती है। देखना तुम्हारी भी जल्द होगी। ये लोग जानते हैं कि तुम इनके देश के लिए कोई खतरा नहीं हो। तुम किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं। मुझे सिर्फ घर जाता है बस। बहुत याद आती है मुझे। वो एक बार उन्होंने आप सबको याद किया। वो तो ये तक कह रहे थे कि उनका गांव कहाँ था, और फिर मेरी रिहाई के ठीक 2 दिन पहले ही सतनाम, ये चिट्ठी संभाल के रखना। मेरे बेटे एकनाथ के नाम लिखी है। हमारे वतन पहुंचने ही डाल देना। मेरा बेटा आएगा, मुझे लेने जरूर आएगा। उसे चिंता ना करो पाजी, पहुंचा दूंगा। खाना खाओ।
मैं तो रब से यही मांगूंगा कि तुकाराम पाजी जल्द आप लोगों के साथ हो। वो भले आदमी है जी। पुणे से गायब हुए तुकाराम करपे लाहौर पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? सैकड़ों लोग हैं सरहद के दोनों तरफ जो गलती से एक दूसरे की सरजमीन में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान और हमारे देश के बीच एक खास रिश्ता है। इतिहास के साथ साथ हम काफी लंबा बॉर्डर भी शेयर करते हैं। समझौता एक्सप्रेस एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेन है जो अमृतसर और लाहौर के बीच चलती है और इस ट्रेन का आखिरी भारतीय स्टेशन है अटारी। पाकिस्तान जाने वाले यात्री यहां अटारी स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर यहां से एक रैक के जरिए इन यात्रियों को पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पर ले जाया जाता है। वाघा स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस को पाकिस्तान रेलवे से लाती है और यही प्रोसीजर उन लोगों के लिए भी लागू होता है जो पाकिस्तान से भारत आते हैं। अच्छे खासे लोग स्टेशन पर गलतियां कर जाते हैं और फिर मानसिक रोगियों का गलत ट्रेन में चढ़ जाना तो बहुत आम सी बात है। तुकाराम करपे के केस में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि वो इसी तरह से भटक कर पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। फिलहाल अहम सवाल यह था कि तुकाराम करपे का बेटा एकनाथ अपने पिता को घर वापस कैसे लाने वाला था। एकनाथ, तेरे बाबा के बारे में और क्या क्या बोला उस आदमी ने? आई, वो बोले बाबा बहुत अच्छे हैं, हम सबको बहुत याद करते हैं। जैसे भी हो उन्हें वापस ले आना। घर से दूर वो कभी खुश नहीं हो सकते। आई, हम पूरा प्लान बना रहे हैं बाबा को घर वापस लाने का। वहाँ पाकिस्तान में एक वकील बाबा का केस लड़ रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। भला हो उस वकील का। देख आई, आसान नहीं होगा। पहले हमें बाबा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, अब हमें बाबा का पता ठिकाना तो मालूम है, पर वो दूसरे देश में है, वो भी पाकिस्तान में। तो समझ रहे हैं ना आई, टाइम तो लगेगा पर हम बाबा को घर लेकर जरूर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तू तेरे बाबा को वहाँ से छुड़ाएगा और वो जल्दी घर आ जाएंगे। फिर यहाँ से वो कहीं नहीं जाएंगे। हम उनका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। लंदन में ह्यूमन राइट्स के एक कार्यकर्ता हैं सैम ढिल्लो नाम के। उनकी ऊंची पहुंच है, मैंने सारी डिटेल्स उनके पास भेज दी। और ये एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, वो लाहौर में केस लड़ रहे हैं। मैडम सैम ढिल्लन और नदीम सिद्दीकी दोनों साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहे हैं। पंकज जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग खुद पाकिस्तान जाएं, वहां पर जाकर उनकी पुलिस को बोल देते हैं कि भैया हमारे बाबा निर्दोष हैं, वो गलती से आपके देश में आ गए हैं, उन्हें माफ कर दो और छोड़ दो। काश ऐसा हो सकता। तुम तो जानते हो हमारे और पाकिस्तान के बीच में कितना तनाव है। कोई बंदा गलती से भी घुस गया हो तो उस पर सीधा शक किया जाता है कि वो जासूस है या फिर कोई आतंकवादी। काका बुजुर्ग आदमी है, महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से हैं, दिमागी तौर पर बीमार हैं। उन लोग को इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। नवीन, सियासती मामलों में समझ और इंसानियत दोनों की बलि चढ़ती है। अगर सरहद के दोनों तरफ इतनी समझ, इतनी इंसानियत होती तो ये सरहद ही नहीं होती। तो फिर हम लोग बाबा को वापस कैसे लाएंगे पंकज जी? सबसे पहले मैं एक चिट्ठी लिखूंगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। उसके बाद हम एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के साथ रेगुलर टच में रहेंगे। देखिए, आप इसमें मुवक्किल के दस्तखत करवा लीजिएगा और इसको ज़रा समझिए। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट नदीम सिद्दीकी हियर। नदीम जी नमस्ते, मैं एकनाथ करपे बोल रहा हूँ, तुकाराम करपे जी का बेटा। जी हाँ, पंकज साहब ने जिक्र किया था मुझसे। वकील साहब, मैं जानना चाहता था कि मेरे बाबा के केस का क्या हो रहा है, कब तक रिहा हो रहे हैं मेरे बाबा? देखिए, सुनवाई के लिए मैं कई मिन्नतें कर चुका हूँ और एकनाथ साहब ऐसे हर केस को मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर आनी चाहिए। धन्यवाद वकील साहब, धन्यवाद। आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। वकील साहब, आप मेरे बाबा से मिले हैं? कैसे हैं मेरे बाबा? मैं नहीं कहूँगा कि वो बड़े चंगे हैं, पर हालत खस्ता भी नहीं है। बस दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएं और अपने वतन, अपने घर पहुँच जाएं। जी। मैंने सारी डिटेल्स यूके की सैम ढिल्लन मैडम को फॉरवर्ड कर दी। वो अपने लेवल पर पूरा जोर डालेंगी। तुम लोगों के नंबर, ईमेल आईडीज मेरे पास में है, टच में रहेंगे। पंकज जी, मुझे और वसंत को अब बहुत जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। नवीन आपके संपर्क में रहेगा? हाँ, मैं नवीन से कोऑर्डिनेट कर लूँगा और इंडिया में तुकाराम जी के साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट भी मिस्टर नदीम सिद्दीकी को फॉरवर्ड कर दूँगा।
मुझे नहीं लगता ये केस ज़्यादा लंबा खींचेगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये सब संभव नहीं हो सकता था। तुकाराम करपे का पता तो चल गया था, एक बहुत बड़ा पड़ाव पार हुआ था। हर देश का अपना एक कानून होता है और उस कानूनी प्रक्रिया में लगने वाला अपना वक्त होता है। अब करपे परिवार को इंतजार करना था पाकिस्तान सरकार के फैसले का, पर किसी अपने के इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी महसूस होती हैं। जनाब, मेरे मुवक्किल मिस्टर तुकाराम करपे और मिस्टर परमिंदर सिंह, इन दोनों ने तकरीबन 1 साल का वक्फा जेल में बिताया है। एफआईआर और तहकीकात के मुताबिक इन दोनों हिंदुस्तानियों के खिलाफ कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि ये दोनों पाकिस्तान में किसी गलत इरादे से दाखिल हुए थे। दरअसल ये दोनों मामले एक्सीडेंटल स्ट्रेइंग के हैं जनाब। आई लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस सर कि यहाँ बैठे मिस्टर तुकाराम करपे मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। सेंट्रल जेल के साइकाट्रिस्ट ने इस बात की तस्दीक की है। ये रही उनकी रिपोर्ट और ये केस पेपर्स हैं हिंदुस्तान के साइकाट्रिस्ट के जो इनका इलाज कर रहे थे पूना शहर में। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि अदालत इस बात को मद्देनजर रखे कि मेरे दोनों मुवक्किल एक लंबे अरसे से अपने घर और अपने वतन से दूर रहे हैं। यहाँ इन्होंने बहुत सी तकलीफें झेली हैं, बहुत से सदमे बर्दाश्त किए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि सबूतों की बिना पर अब इन्हें रिहा कर दिया जाए और फौरन इन्हें अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया जाए। मैं ये पेपर स्टडी करूंगा। अगले हफ्ते 10 सितंबर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया जनाब। That's wonderful, नदीम। मासूम लोगों का जेल में रहना इंसानियत का मर्डर है। We must all fight for their release। फिर वो लोग हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या दुनिया के किसी भी जेल में क्यों ना हो। एब्सोल्युटली सैम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली तुकाराम करपे और परमिंदर सिंह जल्द रिहा होंगे। मैं उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म कर लूंगी। नदीम, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। यस। ओके। नवीन बेटा, किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है? काकी इंग्लैंड से चिट्ठी आई है, लंदन से। मैडम सैम ढिल्लो कहती है कि 10 सितंबर को लाहौर कोर्ट का फैसला होने वाला है और शायद उसी दिन तुकाराम काका भी रिहा हो जाएं। एकनाथ बेटा, तुम पाकिस्तानी वकील से पूछो ना कि क्या हम तेरे बाबा से बात कर सकते हैं फोन पर। ठीक है आई, मैं उनसे पूछता हूँ। एक हिंदुस्तानी कैदी हैं तुकाराम करपे, इंडिया में उनके बेटे से बात करवानी। देखिए जनाब, सेल के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं कैदी को बाहर बुलवा लेता हूँ, आप उनसे कंपाउंड में बात करवा दीजिए। जी शुक्रिया। बाबा का फोन है। हेलो बाबा, बाबा मी एकनाथ बोलतोय। एकनाथ? मेरा बेटा एकनाथ? बाबा कैसे हो बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा। तू मुझे लेने नहीं आया बेटा? आ रहा हूँ बाबा, बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपको लेने। आपकी तबीयत कैसी है बाबा? कभी कभी चक्कर आता है, लेकिन बेटा अब मैं घर वापस आऊंगा ना तो रोज दवाई लूंगा। तुम लोग जो कहोगे सब मान लूंगा। किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ रे। मी बोलती तुमची रमा। रमा कैसी हो तुम? बहुत दिन हुए हम लोग मिले नहीं ना। वहाँ सब ठीक है ना घर पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस आपका इंतजार हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैंने इन लोगों को बार बार कहा
अरे मुझे जाने दो, मला सोडा। पर मुझे मेरे गांव का पता ही नहीं याद आता था। बस पौले नायलॉन फैक्ट्री इतना ही याद था, लेकिन यहाँ किसी को भी उस फैक्ट्री के बारे में मालूम नहीं है। अब तो हम सबको पता है ना कि आप कहाँ हैं। चिंता न करो, एक नाथ आपको लेने जरूर जल्दी आ जाएगा। आपके बिना यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे भी सबकी याद आती है, लेकिन सबसे ज्यादा याद आती है मेरी फैक्ट्री की। रमा, तूने मेरा डब्बा संभाल कर रखा है ना? जी हाँ, आपके आने के बाद रोज टाइम पर तैयार करके रखूंगी मैं डब्बा। अच्छा रमा, अब मैं रखता हूँ, बहुत थकान लग रही है। ओहो, ऐकलं का? आई अंबाबाई को याद करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे मेरे तुकाराम बेटे ने क्या कहा? कब आ रहा वो? हाँ जी, हाँ जी, 10 सितंबर को पता चल जाएगा। बाबा बहुत जल्दी घर आएंगे, बहुत जल्दी घर आएंगे बाबा। बहुत जल्दी घर आ जा। मेरा तुका घर आएगा, मेरा तुका घर आएगा, मेरा तुका घर आएगा। मुलजिम तुकाराम करपे और मुलजिम परमिंदर सिंह दोनों के केसेस में जांच पड़ताल और तहकीकात किसी भी सूरत में ये इशारा नहीं करते कि ये दोनों पाकिस्तान में गलत इरादों से दाखिल हुए थे। ये केस सीधा साधा एक्सीडेंटल ट्रांसग्रेशंस ऑफ बॉर्डर्स का मालूम होता है। हमारे मुल्क के कानून के हवाले से ये एक गुनाह नहीं, गलती है। अमूमन ऐसे गलतियों के लिए हमारे मुल्क में 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जो मैं इन दोनों को सुना रहा हूं। मुलजिम तुकाराम करपे और मुलजिम परमिंदर सिंह को 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, पर चूंकि 19 अगस्त 2010 के FIR 36B/2010 के मुताबिक ये दोनों पहले से ये सज़ा काट चुके हैं, इसलिए ये अदालत तुकाराम करपे और परमिंदर सिंह को फौरन रिहा करने का हुक्म सुनाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नवीन करपे, तुम्हारे अंकल मिस्टर तुकाराम करपे को लाहौर हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द गुड न्यूज़। नवीन, मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रही हूँ, उससे तुम्हारे अंकल के आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड, वोटर्स ID, बैंक पासबुक और हाँ पुलिस FIR की एक कॉपी लाहौर हाईकोर्ट को चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं मिस्टर एडवोकेट सिद्दीकी को भेजूंगी। ये तुम्हारे अंकल की रिहाई के लिए बहुत जरूरी है। श्योर मैम, मैं भेज दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, बाय। आजी, काकी, खुशखबरी है। क्या है? काका रिहा हो गए। क्या हुआ? काकी, काका रिहा हो गए। क्या? उनके पहचान के कागजात भेजने फटाफट। प्रतिभा ये देख, ये कुछ तो है। राशन कार्ड भी होगा काकी। हाँ काकी, यही है। ये रही आपकी काका की गुमशुदगी के FIR की रिपोर्ट की कॉपी। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। अब हमारे तुकाराम काका बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। सारे पेपर्स हैं एसपी साहब? हाँ, तकरीबन सारे पेपर्स आ गए नदीम साहब।
बस एक पेपर्स फॉरेन मिनिस्ट्री से आना बाकी है, वो आ जाए तो रिहाई फौरन की जाएगी। लेकिन कोर्ट के रिलीज ऑर्डर्स तो है ना यहाँ। वो हम भी जानते हैं नदीम साहब, पेपर्स यही हैं, पर मामला इंटरनेशनल है और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हुआ है। फॉरेन ऑफिस से क्लियरेंस कंपलसरी है। दिस इज रिडिकुलस। जब कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर्स दे दिए हैं तो फिर फॉरेन ऑफिस इतना देर क्यों लगा रहा है? आई हैव नो आइडिया सैम। मैंने सारे पेपर्स इंडियन एम्बेसी और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में जमा करा दिए हैं। मैं दोनों की रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। हम रोज उन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग लेटर भेजो नदीम। अगर वो लोग इस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम लोग कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। यस सैम, मैं अभी लेटर ड्राफ्ट करवाता हूँ। जब वहाँ की अदालत ने रिहा कर दिया है तो उन्हें वापस आने से क्यों रोका जा रहा है? पता नहीं आई, कहते हैं कि कागज पत्री में कुछ कमी है। तू फिक्र न कर आई, जहाँ इतने दिन रुके हैं थोड़े दिन और सही। परविंदर, हम वापस घर कब जाएंगे? पता नहीं, बोल रहे कुछ और वक्त लगेगा। सितंबर 2011 को लाहौर हाई कोर्ट ने तुकाराम करपे को रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। उनके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स लाहौर भेजे गए ताकि उन्हें जेल से रिहा करके इंडिया वापस भेजा जा सके। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन पेपर्स फॉरेन मिनिस्ट्री की फाइलों में कहीं अटक गए। कानूनी दहलीज पार करने के बाद बाबूगिरी की और कूटनीति की पायदान चढ़ना अभी बाकी था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुकाराम करपे को घर लाने का संघर्ष और लंबा चलेगा। जनाब, ये जो हो रहा है ये जायज़ नहीं है। यह हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है। मेरे मुवक्किल मिस्टर तुकाराम करपे और मिस्टर परमिंदर सिंह अपनी अपनी सजाएं काट चुके हैं। इसी कोर्ट ने उनके रिहाई के ऑर्डर्स पास किए थे। उनके आइडेंटिफिकेशन के सारे पेपर्स जमा कर दिए गए। इस वक्त उन दोनों को अपने घरों में होना चाहिए, अपने मुल्क में। उन्हें यहाँ रोके रखना गुनाह है जनाब, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के बिल्कुल खिलाफ है। और एक बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है जनाब, कि आखिर उन्हें यहाँ रोक कर हासिल क्या हो रहा है? सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इन दोनों मामलों में आखिर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है, तभी तो उन्होंने अभी तक उन दोनों कैदियों के रिलीज ऑर्डर सैंक्शन नहीं किए हैं एडवोकेट नदीम। उनका साइड भी सुन लेना बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी जनाब। परमिंदर, तुम रिहा किए जा रहे हो। तुम्हें वाघा बॉर्डर पे पहुंचा दिया जाएगा। वहां से बॉर्डर क्रॉस कर तुम अपने वतन लौट जाओगे। तुकाराम और परमिंदर की रिहाई के ऑर्डर्स एक ही दिन आए थे। 4 महीने बाद जनवरी 2012 में परमिंदर को जेल से रिहा किया गया और बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। परमिंदर इंडिया लौटा, लेकिन तुकाराम करपे को जेल से नहीं निकाला गया और कोई ठोस कारण भी नहीं बताया जा रहा था। इंडियन हाई कमीशन के अधिकारी तुकाराम के साथ टच में थे, लेकिन तुकाराम करपे अभी तक जेल में ही थे। सगळं समजलो मी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। साहब, हमारे बाबा की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और अब उनकी उम्र भी हो रही है। वो लौट आएंगे एक नाथ, हम उनके लिए लड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। स्पीकर महोदय, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत मैं एक मसला उठाना चाहता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वडगांव गुप्ता गांव पड़ता है, जो कि अहमदनगर जिले में स्थित है।
वहां के एक रहवासी श्री तुकाराम करपे जनवरी 2010 में गायब हो गए। श्री करपे एक मेंटल पेशेंट है। उन्हें काफी ढूंढा गया पर वे नहीं मिले। बाद में खबर आई कि वे लाहौर पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में कैद हैं। लाहौर पुलिस के एफआईआर के अनुसार वे लाहौर में बिना किसी जरूरी कागजात के भटकते हुए पकड़े गए थे। श्री तुकाराम करपे लाहौर के सेंट्रल जेल में पूरा 1 साल रहे। फिर सितंबर 2011 में उन्हें लाहौर हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। उनके परिवार ने सारे जरूरी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स पाकिस्तान भेजे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा यह कंफर्म किया गया कि श्री तुकाराम करपे की आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है। पर इस सब के बावजूद श्री तुकाराम करपे अब तक लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मसले को सबसे उच्च स्तर पर पाकिस्तान की सरकार के सामने रखा जाए, ताकि श्री करपे और उनके जैसे कई कैदी जिनकी ये दुर्दशा हो रही है वो न हो। हम इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं एकनाथ। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से आया हुआ ये लेटेस्ट जवाब। 7 मई 2012 को पाकिस्तान में हमारे दूतावास ने पाकिस्तानी अधिकारियों को यह सूचित किया है कि श्री तुकाराम करपे एक भारतीय नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के आधार पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से यह मांग की है कि वे श्री तुकाराम करपे की रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी जल्द से जल्द अनुकूल करवाएं। साहब, सरकारी मामलों में टाइम लगता है, हम जानते हैं, लेकिन प्लीज़ हमको ये बताइए, हम लोग अपने बाबा को कब देख पाएंगे? जल्दी, बहुत जल्दी एकनाथ। हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं एक बार अपने बेटे तुकाराम को जरूर देखना चाहती हूँ। मेरा पागल बेटा, उसे कितनी बार समझाया, एक ही चीज के पीछे मधुमक्खी जैसे नहीं पड़ते। अगर आज उसने दूसरी नौकरी कर ली होती ना, तो वो पागल नहीं होता। आज वो यहाँ मेरे पास बैठता, मेरे साथ रहता। निराशा के अंधेरे सन्नाटे में आखिरकार एक उम्मीद ने दस्तक दी। 12 जून 2012 को भारत ने गुडविल जेस्चर के तौर पर कुछ पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया। इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भी सद्भावना की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। तुकाराम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या फैक्ट्री के दरवाजे खुल गए? तुम्हारे आजादी के दरवाजे खुल गए मियाँ। तुम अपने वतन लौट रहे हो, हिंदुस्तान लौट रहे हो। तुम्हारे रिहाई का फरमान आ गया है। तुकाराम, तुम्हें वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तानी अफसरों की हिफाजत में सौंपने का जिम्मा हमारा है और वह हम बखूबी पूरा करेंगे। धन्यवाद साहब। खबर है कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें लेने आ रहे हैं। यह केस भानुदास विट्ठल कराले नामक व्यक्ति की जिंदगी पर आधारित है। मैं इस वक्त यहाँ वाघा बॉर्डर पर खड़ा हूं और अभी अभी ये खबर मिली है कि भानुदास विट्ठल कराले वाघा बॉर्डर पार करने ही वाले हैं और उनका परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है।
तुकाराम घर आ गया। मेरा तुकाराम, मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा तो अपने घर में आया है, मेरा बच्चा। जनवरी 2010 में भानुदास विट्ठल कराले गायब हुए थे और जून 2012 में वो अपने घर वापस लौटे। दरअसल वो 1996 में ही मानसिक रूप से खो गए थे, जब वो फैक्ट्री बंद हो गई थी जहां उन्होंने सालों नौकरी की थी। अच्छे वक्त में हर कंपनी अपने वर्कर्स को एक बड़े परिवार का हिस्सा करार देती है। कैमरास के सामने गले लगाया जाता है, इश्तिहार दिए जाते हैं। जैसे ही हल्का सा भी मुनाफा घटता है, बेरहम डाउनसाइजिंग शुरू हो जाती है, जो किसी कत्लेआम से कम नहीं। लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स के नाम पर ग्लोबलाइजेशन सैकड़ों फैक्ट्रीज और लाखों मजदूरों को रातों रात निकल गया। जब फैक्ट्रीज और मिल्स बंद हुई तो सस्ती लीज पर मिली जमीन फैक्ट्री मालिकों ने हीरों के दाम पर बिल्डर्स को बेच दी और मजदूरों के हाथ लगी भयंकर बेकारी और तकाबाजी। लॉसेस दिखाने के नाम पर कई मजदूरों का प्रोविडेंट फंड तक हड़प लिया गया। वो मजदूर आज तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ग्रोथ रेट और स्टॉक एक्सचेंज में इतना सा भी उतार चढ़ाव आने पर कॉर्पोरेट इंडिया और सरकारें ऐसे थर-थर कांपने लगती हैं मानो भूचाल आ गया हो। और दूसरी ओर इस बूमिंग इकोनॉमी में करोड़ों मजदूर, किसान, कारीगर लाचारी के दलदल में धंसे हुए हैं। आक्रोश का घूंट पिए अपनी गरिमा और खुददारी को नीलाम होते देख रहे हैं। क्या ये अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती दरार मायने ही नहीं रखती? प्लानिंग कमीशन कहती है कि अगर कोई नागरिक दिन के 28 रुपए से ज्यादा कमाता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। 28 रुपए दिन के। क्या हमारे बुद्धिजीवियों के दिल में इंसानियत और दिमाग में कॉमन सेंस दोनों का अकाल पड़ गया है? क्या इस दरिद्री अवस्था को सुधारने के लिए आप और हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। मोमबत्ती जलाना और फेसबुक क्रांतिकारी बनना एक तरफ, हम बात कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की। हमारे शहरी जीवन में हमारे कई मुलाजिम हैं, जरा उनकी तनख्वाह और सहूलतों पर गौर करें। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, क्या इस तनख्वाह में इनके बच्चे अच्छी तालीम और अच्छी खुराक पा सकते हैं? क्या ये लोग इस जीवन में असली गरीबी रेखा पार कर पाएंगे? क्या महंगाई इन्हें छुए बिना निकल जाती है? ये एक क्राइम शो है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा जुर्म है और गरीबी की दस्तक को ना सुनना हर अमीर के लिए शर्मनाक और खतरनाक है। भानुदास कराले अपने घर पहुंच गए हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।